You all must have heard this term very, very frequently on some posts, on newspapers, some newsletters, and everywhere it's very common term. So, what exactly is ADHD? We are bringing you with Dr. Renu Bhatia on this podcast and sharing and creating a lot of awareness amongst all the audience, including teachers, educators, psychologists, professionals, and the layman people, to know what exactly is ADHD, the treatment plan, the intervention, and the signs and symptoms of ADHD. Stay tuned. Why do 4% of adults and 8% of kids live with ADHD? Let's find out. ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. It's not just about being hyper or distracted. It affects focus, self-control, and even time management. So, ma'am, I want to know, we have heard about the term ADHD. Exactly is ADHD? Can you just tell to the audience? Hello Pritika, you have chosen very important topic. I'm very afraid to say very few teachers notice this problem. So start with what is ADHD? Attention Deficit Hyperactive Disorder. Full form is that. इसका मतलब होता है कि बच्चों में ध्यान की कमी होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होते हैं. अब ये मतलब पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा एक्टिव है एंड इनिशियली दे फील वेरी हैप्पी कि हमारा बच्चा बहुत एक्टिव है. तो देयर इज थिन लाइन कि व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज हाइपर एक्टिव इनिशियली. सो it's a very difficult to differentiate कि this is hyperactive or active. Parents think कि this is our child is very active, very smart. And जब वो स्कूल जाना, आजकल तो छोटे बच्चे 2.5 साल से 2 साल से स्कूल जाना शुरू होते हैं. क्लास में जब बच्चा होता है और टिक के नहीं बैठता है, इधर उधर घूमता रहता है, दूसरे बच्चों को छेड़ता है, तो टीचर थोड़ा नोटिस करते हैं कि नहीं ये बच्चा बात नहीं मानता है, टिक के नहीं बैठता है, तो वो अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करते हैं. तभी भी वो लेबल नहीं लगा पाते हैं कि ये समथिंग इज रॉन्ग विद दिस चाइल्ड. So what exactly is, can we take this hyperactivity to, we can relate this to proactiveness? Yes, when it hamper the personality growing child, then it is called hyperactive, and it affect the study of the child and handling of the child. Parents are unable to handle this child, teachers are unable to handle this child, then only we can call this is ADHD. So what are the general signs and symptoms that are associated with ADHD? घर पे ही होता है तो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, कुशन उठा के फेंकता है, टॉय तोड़ देता है, खाना खिलाते समय भी वो इधर से उधर भागता है. इट इज़ अ वेरी इनबॉर्न थिंग. लाइक reasons are not known. The chemical that you're talking about? Chemical portion, it's some hyper active chemicals are there. Actually बायोलॉजिकल टर्म है वो, अभी लेमन के लिए तो मैं अभी ये नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो बच्चों में केमिकल कुछ ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में टिकाव नहीं आता, वो टिकता नहीं है, इधर उधर कूदता रहता है, उछलता रहता है. फिर जब इसको स्कूल भेजा जाता है तो स्कूल में भी क्लास में इधर उधर घूमता रहता है, टिक के नहीं बैठता है, टीचर की बात नहीं मानता है, बिना बताए क्लास से बाहर चला जाता है, दूसरे बच्चे की बैग छेड़ता है, टिफ़िन छेड़ता है. तो ये तो बहुत अर्ली स्टेज में होता है. हाँ, यहाँ भी अभी पेरेंट्स या टीचर नोटिस नहीं करते, ठीक है बच्चा ज़रा से ज़्यादा एक्टिव है. ये धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी पढ़ाई में आता है, और जब वो पढ़ाई में लैक होता जाता है तब थोड़ा आजकल अवेयरनेस हो गई है कि टीचर कहते हैं कि भाई पढ़ाई में ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो तब फिर वो पीटीएम में पेरेंट्स को बुलाकर बताते हैं कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, पढ़ाई उसको समझ नहीं आती है, क्लास वर्क पूरा नहीं करता है, बोर्ड से पूरा नहीं उतारता है. तो जहाँ पढ़ाई हैम्पर होती है ना, देन ओनली टीचर को भी थोड़ी जागरूकता आती है एंड पेरेंट्स को भी जागरूकता आती है कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग विथ माई चाइल्ड. देन ओनली वो रेफ़र करते हैं और फिर वो कि जाके आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, इसका असेसमेंट कराओ,
तो फिर वो हमारे पास आते हैं। तो तब तक तो थोड़ी देर हो चुकी होती है, 4th 5th 6th क्लास में बच्चा पहुंच चुका होता है। So, do they have academic issues as well? Of course, kids having because कि इसका नाम ही देखो ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव तो पहले ही देख लिया जाता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, टिक के नहीं बैठ रहा है। अटेंशन डेफिसिट तो तभी नोटिस होता है ना कि आपको जब पढ़ाई में अटेंटिव होना है, जब आपको टीचर की बात ध्यान से सुनना है, बोर्ड से ध्यान से उतारना है, तो क्या होता है कि ऐसे बच्चों का ना कोऑर्डिनेशन, जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं तो ब्रेन, आईज, हैंड, है ना, कोऑर्डिनेशन है कि जब आप बोर्ड से देखते हो तो आप यहाँ पे आपके जो छपा हुआ वर्ड आप वो देखते हो, उसको रिकॉग्नाइज ब्रेन से करते हो, आईज देखती हैं और फिर लिखते हैं। ऐसे बच्चों में ये कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है। बच्चों का ध्यान डे ड्रीमिंग में कट कहीं और चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आंखें भी हिल रही होती हैं, फोकस नहीं कर पाता और हाथ बहुत स्लो चलता है। जब तक वो देख कर लिखना चाहता तब तक बोर्ड रब हो जाता है। तो इसी तरह से वो पढ़ाई में उसका असर दिखने लगता है कि वो क्लास वर्क पूरा नहीं होता है। होमवर्क में भी ऐसी मदर्स को या ट्यूटर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे का होमवर्क क्लास वर्क पूरा कराने, तो पढ़ाई से में लैक होता जाता है बच्चा। Another question that I want to ask is what are the misconceptions associated with people having ADHD, kids having ADHD? मिसकंसेप्शन तो यही है कि हम शुरू में तो वही पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमारा बच्चा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, शैतान है, शरारती है, घर में भी बड़े लोग होते हैं तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे तो शरारती, खासकर जैसे हमारा जो अगर हम देखेंगे कि हर 5वां बच्चा ADHD से सफ़र कर रहा है, उसमें बॉयज़ ज़्यादा होते हैं रेशियो में, गर्ल्स कम होती हैं। तो बॉयज़ के लिए तो ये भी कहा जाता है बॉयज़ तो होते ही हैं शरारती, बॉयज़ तो बहुत एक्टिव होते ही हैं, उछलते ही रहते हैं। तो घर में बोलते हैं ये कोई बीमारी थोड़ी होती है, डॉक्टर को क्या दिखाना, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। तो वो लोग डॉक्टर के पास तो आना ही नहीं चाहते, मतलब दे डोंट नो कि ये भी एक तरह की बीमारी होती है। उनको तो बस पढ़ाई में वो पिछड़ रहा है, तभी वो सोचते हैं कि हाँ पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, चाइल्डहुड पूरी हिस्ट्री लेते हैं, तब हम लोकेट कर पाते हैं कि अच्छा उसका कंसंट्रेशन बहुत पुअर है, इस वजह से पढ़ाई में वो लैग कर रहा है। तो मिसकंसेप्शन तो यही है कि हम शरारती तो होते ही हैं बच्चा, कोई बात नहीं, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, इसका ध्यान नहीं लगता पढ़ाई। And what is the prognosis of ADHD? प्रोग्नोसिस अगर तो अर्ली इंटरवेंशन है, अगर आप टाइम से, कुछ पेरेंट्स जैसे आजकल एजुकेटेड हैं या स्कूल बहुत अच्छे हैं, प्ले स्कूल, अगर वो उस समय लोकेट कर पाते हैं प्रॉब्लम, तो फिर वो हमारे जैसे किसी के पास लेके आते हैं। So early intervention कितने एज में हो सकता है? Like early signs में कब आप डायग्नोज कर सकते हो कि the kid is having ADHD? मैं तो as soon as पेरेंट्स नोटिस करेंगे, लाइक जब बच्चा क्रॉल करने लगता है या बच्चा जब चलना सीखने लग जाता है, या लगा लो 2 साल 2.5 साल, या पहली बार बच्चा प्ले स्कूल गया है, तभी से साइंस आने शुरू हो जाते हैं। Specific psychological assessment or testing that you can diagnose anyone, any child Yes, with ADHD? we have so many tests. Dangerous भी हो सकता है, जैसे कि अगर वो मेरे पास 2.5-3 साल के लेके आते हैं, तो हमें ना पेरेंट्स की हैंडलिंग बतानी होती है। हम सिर्फ उस समय काउंसलिंग करके पेरेंट्स को अवेयर करते हैं असेसमेंट के बेस पे कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, और अभी आपको किस तरह से हैंडल करना है। पता है क्या होता है कि शुरू में जैसे बच्चा शरारती है तो चलो उस समय तो पेरेंट्स 2.5-3 साल का है तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब वो 5-6 साल का हो गया और उसकी सब जगह से शिकायतें आ रही हैं, जैसे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चा इम्पल्सिव होता है, बच्चा इम्पेशेंस होता है, क्यू लगवाई जाए तो लाइन में वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता है। कुछ अगर बोर्ड गेम खेल रहे हैं, लूडो, कैरम, तो वो उसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, वो ज़्यादा देर टिकने, पूरा बोर्ड उलट देगा, पूरा लूडो उलट देगा, गोटियाँ फेंक देगा इधर उधर। तो वैसे देखा जाए तो
सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट ये यूजुअली छोटे बच्चों में ये चीजें देखी जाती हैं जो और वो हार बर्दाश्त नहीं है। वो सब यूजुअली है। 70% बच्चों में ये चीजें हैं। और बॉसी होते हैं, जब वो बाहर खेलने जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ तो बॉसी होते हैं कि मेरी चलनी चाहिए, और अगर उनकी नहीं चलती है तो फिर वो लड़के आ जाते हैं। तो इस तरह से वो मतलब उनका पेयर ग्रुप रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होता है। और गेम्स में अब जैसे ये बच्चे क्रिकेट नहीं खेल सकते, जहाँ पे निशाना लगाने वाली चीज़ होती है, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, ऐसे गेम वो नहीं खेल सकते क्योंकि उनका निशाना नहीं, कंसंट्रेशन नहीं है। इस गेम में कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो वो नहीं होता है। फिर बहुत क्रैंकी होते हैं ऐसे बच्चे। और क्या होता है कि अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, तो उसको सब बड़े होने के बाद फिर माफ़ी नहीं होती है। फिर सब पेरेंट्स हंसते नहीं है, बोलते हैं हाँ भाई अब तो ये बहुत तंग कर रहा है। और बाकी रिश्तेदारों के घर भी जाए तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें छेड़, टेबल की चीज़ें छेड़, खिलौने छेड़, शोपीस छेड़, तो उसके बाद बच्चे को ना टैग लगता जाता है, ये तो बहुत शरारती है, बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। सब उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। एंड फिर पेरेंट्स का क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। पेरेंट्स उसको अपनी अपनी तरह से पनिश करते हैं, पापा थप्पड़ मार देते हैं, मदर भी कभी कोठी में बंद कर देती है, बाथरूम में बंद कर, इस तरह का उनका जो हैंडलिंग होती है। अब ये जो हैंडलिंग है ये बच्चों की जो बिहेवियर को और ख़राब करता है, उसकी पर्सनालिटी को और ख़राब करता है। और उसके बाद वही अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुआ, ये चीज़ बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि वो प्रॉब्लम तो साथ के साथ चल रही है जो ADHD है, अब मिस हैंडलिंग हो रही है बाय एल्डर्स, बाय पीयर ग्रुप, बाय टीचर्स, जो पनिशमेंट देज दैट। तो बच्चा अपना क्रिटिसिज्म झेल के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जैसे लेमन भाषा में बोलते हैं कि ढीठ हो जाता है। उसको कोई अब फर्क ही नहीं पड़ता है। जब वो 12-13 साल का हो जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलना पिटाई हो जाएगी, चलना पनिश हो जाएगा। तो बेसिकली वो रेनफोर्स हो गया बिहेवियर, ही इज यूज्ड टू दैट, ही और शी तो इज वो यूज्ड टू बेसिक दैट। प्रॉब्लम तो साथ के साथ उसकी चल रही है। एंड जो मिस हैंडलिंग हो रही है वो तो एक्चुअली जब 2.5-3 साल में या 4 साल में हमारे पास 5 साल में पेरेंट्स लेके आते हैं तो इस मिस हैंडलिंग से बचाव हो जाता है। ओके, पेरेंट्स को हम अवेयर कर देते हैं कि किस तरह से इसको हैंडल करना है। ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ ADHD इम्पैक्ट्स डे टू डे लाइफ, कैसे इंटरफेयर करता है, कैसे डिस्टर्ब करता है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। बच्चे की बिहेवियरल इश्यूज तो हैं ही हैं, और पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और मैंने बताया कि वो अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं, मदर और फादर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो अगर बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो बच्चे के पीछे पीछे नहीं भाग सकते हैं क्योंकि वो ओल्ड एज है, तो बच्चे को कैसे हैंडल करें वो। और फिर वो ब्राइब करते हैं बच्चे को थोड़ा कि चलो शांत बैठ जाओ, तुम्हें ये देंगे, पैसे देंगे, वो देंगे। अगेन वो बिहेवियर इश्यूज होते हैं कि चलो ब्राइब करके थोड़ी देर के लिए बच्चे को शांत करवा देते हैं। या फिर मदर अकेली होती है, पापा सुबह चले गए तो मदर सारा दिन घर के काम भी है, वो थक जाती है ऐसे बच्चे को संभालते नहीं, तो वो इधर चीज़ें स्विच में हाथ डालेगा, बहुत डेंजरस एक्टिविटीज़ करता है, जंप कर जाता है ऊपर से नीचे टेबल के ऊपर से। मान लो मदर अपनी स्लैब के ऊपर बैठा के खाना बना रही है तो वो गैस में भी हाथ डालने का डर है, या स्लैब से नीचे जंप कर जाता है। ये बहुत छोटे बच्चे की मैं बातें बता रही हूँ, जब वो 1.5-2 साल। उसके बाद अगर स्कूल में आते हैं तो स्कूल में भी टीचर्स भी हमेशा उसकी कंप्लेन ही करते रहते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसको पता है कि सब मेरे से परेशान है, वो अंदर से वो मजबूर है। वाई इज डूइंग, जब पेरेंट्स ही नहीं समझ पा रहे, बच्चा खुद को कैसे समझेगा कि मुझे क्या हो रहा है। उसके अंदर एक एंजाइटी सी होती है, उसके अंदर एक रेस्टलेसनेस ही होती है। तो वो साइकोलॉजिकल इश्यूज जो बच्चा फेस कर रहा होता है, तो वो खुद अपने आप में वो सफर कर रहा है। इज नॉट डूइंग, जानबूझ के वो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है उसको। एंड उसको फिर क्रिटिसाइज करते 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 उसको समझ में आ रहा है कि नोबडी लाइक्स मी। वो कभी कभी बोल देता है कि मुझे आप प्यार नहीं करते, मुझे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि सब एक टैग लगाना शुरू कर, ये तो बहुत शैतान है, अरे नहीं इसको लेके नहीं जाना है, ये तो बहुत शैतान है, इसको तो मॉल में लेके नहीं जाना, इसको तो रेस्टोरेंट में लेके नहीं जाना, ये तो बहुत शैतान है। तो वो अपनी आलोचना
सहसे तो इसके अंदर हीन भावना, इस आगे जाकर दो तरह के बच्चे निकलते हैं। इन्फीरियोरिटी वाले हीन भावना हो जाती है कि उसको समझ में आ रहा है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई लाइक नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और कई बार फिर और बड़े होने के बाद जैसे एडोलेसेंट हो जाता है तो वो स्टबर्न हो जाता है, क्योंकि उसके पहले अगर पेरेंट्स को नहीं पता है तो चलो वही ब्राइब करके कुछ ऐसे करके कि अच्छा ये करेगा तो तुम्हें इतने पैसे देंगे, ये करेगा तो तुम्हें वहाँ घुमाने ले जाएंगे, फिर वो अपनी डिमांड्स करने लग जाता है। तो वो डिमांड्स कर करके वो स्टबर्न हो जाता है कि अगर बड़ी डिमांड पूरी नहीं हुई तो फिर घर में बहुत एग्रेसिव होता है वो, क्योंकि ऐसे बच्चे तो एग्रेसिव So I have a question कि how to control, like apart from like parents जिनको पता है वो काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे हैं, बट आज सच उनको इफेक्ट नहीं मिल रहा काउंसलिंग से भी, क्योंकि कई हमारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि काउंसलिंग भी दे रहे हैं, वी आर गिविंग देम मेडिसिन ऑल्सो, बट स्टिल उसका बिहेवियर में माइनर चेंजेस हैं बट ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन दैट, रोल ऑफ टीचर्स इन दैट? क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक काउंसलर का, एक साइकेट्रिस्ट का रोल नहीं है इसमें, रोल ऑफ केयर गिवर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो पेरेंट्स की ही काउंसलिंग करते हैं और पेरेंट्स को समझा कर भेजते हैं कि जब वो स्कूल में जाएंगे तो कैसे टीचर्स से भी बताएंगे कि टीचर्स को कैसे हैंडल करना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पेरेंट्स को बताती हूँ कि टीचर से स्पेशल रिक्वेस्ट करें कि बच्चे को, जैसे आजकल रोटेशन सिस्टम होता है क्लास में कि कभी फर्स्ट बेंच पे बैठना, कभी सेकंड रो में, कभी थर्ड में, लेकिन ऐसे बच्चे को स्पेसिफिक हम कहते हैं कि बिल्कुल मिडिल में सामने वाले डेस्क पे बैठना, टीचर के साथ उसका आई कॉन्टैक्ट हो जाए। और उसके बाद ऐसे बच्चे ना जल्दी बोर हो जाते हैं एक चीज़ से। तो एक सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई तो उसके बाद बीच में थोड़ा सा बच्चे को भेज दिया स्टाफ रूम में, जाके चौक लेके आओ, बोर्ड रख कर दो, बच्चों में कॉपी, मतलब उनको किसी दूसरी एक्टिविटी में अगर हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे तो फिर वो दोबारा से फ्रेश होके आके वो आराम से बैठ जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरह से टीचर के लिए भी हम कुछ इंस्ट्रक्शन देकर भेजते हैं पेरेंट्स के द्वारा, और पेरेंट्स को तो हम काउंसिल करते ही हैं। एंड बच्चे जब थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है, जैसे क्लास सेकेंड का, थर्ड का बच्चा, तो हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। बच्चे को भी पता हो जाएगा कि हाँ मेरा ऐसा बिहेवियर क्यों है, ताकि उसको आगे जाकर लोगों की जो क्रिटिसिज्म से उसको इन्फीरियोरिटी ना आए, तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखे। पीयर ग्रुप रिलेशनशिप उसका अच्छा नहीं होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, मुझे कोई खिलाता नहीं है, तो वो क्यों नहीं खिलाता, तो फिर हम उसको ये सारी बातें भी अवेयर हम कराते हैं कि बेटा आपको इसलिए लोग नहीं खिलाते, ये सारी प्रॉब्लम है और आपको कैसे खुद को हैंडल करना है। तो हम पेरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं, बच्चे का भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, और अगर ये सारा कुछ लेके चलते हैं तो रिजल्ट आते हैं, थोड़ी देर से आएंगे पर रिजल्ट आते हैं। ओके, एंड टाइमलाइन क्या होती है? क्योंकि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आई थिंक ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको एक क्यूरियोसिटी होगी, बिकॉज आजकल द फ्रीक्वेंसी इन द रेशियो ऑफ किड्स हैविंग ADHD इज मोर दैन इट यूज्ड टू बी लाइक 10 years back। वो लाइफस्टाइल भी तो आज लाइफस्टाइल हो गया ना कि मैंने बताया कि कुछ केमिकल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब उसमें वो मल्टीप्लाई प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चों का लाइफस्टाइल ये है कि बच्चे आजकल सिर्फ वीडियो गेम खेलते हैं, इंडोर में कोई बोर्ड गेम नहीं खेलते, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं, स्कूल से आया बस टैब पकड़ लिया, मोबाइल खेला। वो तो नॉर्मल बच्चे का भी यही रूटीन है। और अगर हाइपर एक्टिव बच्चे को माँ चुप कराने के लिए थोड़ी देर टैब दे देती है तो कितना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो टैब का एडिक्शन हो रहा है, वीडियो गेम एडिक्शन भी हो रहा है और उसकी ADHD भी है। लेकिन मदर भी थक जाती है तो चलो एक चीज़ है कि टैब से या कार्टून देखकर वो शांत बैठा है तो उसको फिर दूसरी आदत लग गई, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए अर्ली में अगर मतलब ये फास्ट फूड खाना, अच्छा डाइट नहीं है आजकल बच्चों की, ओबेस बच्चे बहुत हो रहे हैं। जब ओबेस हो रहे हैं तो उनको पार्क में दौड़ने के लिए कहा जाए तो उनसे दौड़ा नहीं जाएगा। तो लाइफस्टाइल की वजह से तो और ये प्रॉब्लम, एक तो बाई बर्थ आई है, लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो। तो ये सारे फैक्टर अगर पेरेंट्स को पता चलेंगे तभी तो फिर
उसके ऊपर काम Proper करेंगे तो treatment उसका रिजल्ट आएगा ना। अब मेरे पास लेट ही लेके आएंगे, इतना राता फैला होता कि मैं कहाँ से समेटूँ, मुझे समझ नहीं आता कि वीडियो गेम एडिक्शन का मैं इलाज करूँ, ADHD का इलाज करूँ, उसका पढ़ाई में पिछड़ गया तो लर्निंग डिसेबिलिटी का इलाज करूँ, हाँ। कहाँ करूँ। तो उसके लिए अगर जितनी लेट आएंगे उतना ही इंटरवेंशन डिफिकल्ट होता है, अर्ली आएंगे तो चीज़ें समेट जाएंगी। So, ma'am, it was a very informative, short session on ADHD. I hope all the audience will benefit from this session that we have done on ADHD. Ma'am, anything that you want to tell to the audience, parents, जिसमें parents, educators, psychologists, and जो खुद adult ADHD से maybe जूझ रहे हैं, what you want to give them message? हाँ, ये हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है जस्ट टू गेट अवेयर। मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ तो मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस होता है कि लोग इतना क्रॉनिक लेकर हमारे पास आते हैं। तो ये सब आजकल जो अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि लोगों को इस बारे में, पेरेंट्स को, टीचर्स को और सब लोगों को इसके बारे में, प्रोफेशनल्स को भी, सबको पता चले कि हाँ ये भी एक तरह की चीज़ होती है, ये सिम्टम होते हैं, सो दैट कि वो अपने आसपास अपने घरों में कोरिलेट कर पाएँ कि ये प्रॉब्लम है और जल्दी से जल्दी वो आए और इस चीज़ का इलाज कराएं ताकि उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून से, अच्छे से हो पाए। उनके Day to day they are अच्छे से, able to हाँ, manage हाँ, their हाँ, lives in a better way. So untreatable ADHD can really create a lot of conflicts in your life. So I think सबको अपना treatment, diagnosis, prognosis के बाद करना चाहिए. Thank you so much, ma'am, for this lovely session. I'm very glad to have you again here. You are most welcome. Thank you so much.